नमस्कार। इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट पर जताई चिंता। मन की बात कार्यक्रम में इससे बचने के बताए 3 मंत्र: रुको, सोचो और एक्शन लो। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। लैंडपोर्ट पेट्रोपोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का किया उद्घाटन। भाजपा सदस्यता अभियान का भी किया शुभारंभ। कहा, बांग्लादेश से घुसपैठ करने पर ही आएगी शांति। अखिलेश की 2 टूक से इंडी गठबंधन में टूट के आसार। कहा, महाराष्ट्र में मनमाफिक सीटें नहीं तो उतारेंगे कई उम्मीदवार। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं। सपा 5 सीटों पर अड़ी। झारखंड में भी कई सीटों पर पेच। कर्नाटक और तेलंगाना में सैकड़ों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड को सौंपने की तैयारी। किसानों में भारी रोष। भाजपा कांग्रेस सरकार पर हमलावर। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वक्फ बोर्ड को सौंपी जा रही हैं जमीनें। महिला क्रिकेट के 3 मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 76 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने सीरीज 1-1 से बराबर की। न्यूजीलैंड की कप्तान गोफी डिवाइन ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए। और सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे की बात। और पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने पेट्रोपोल में एक यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। और ये दरअसल जो पेट्रोपोल है ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह है और भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के निकटवर्ती उत्तर 24 परगना जिले में पश्चिम बंगाल के लैंडपोर्ट पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। पेट्रापोल में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह है और भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। पेट्रापोल बेनापोल व्यापार और यात्री आवागमन दोनों के मामले में भारत बांग्लादेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमि सीमा क्रॉसिंग में से एक है। गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल के लैंडपोर्ट पेट्रापोल में यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का प्रतीक बताया। पेट्रोपोल लैंडपोर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और ये सबसे व्यस्त पोर्ट भी है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार होता है भूमि मार्ग से, इसका 70% व्यापार अकेला ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का पेट्रोपोल करता है। मैत्री द्वार भारत बांग्लादेश द्वारा सहमत 0 लाइन पर एक संयुक्त कार्गो गेट है। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर मैत्री द्वार तस्करी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण करेगा। भारत बांग्लादेश के बीच तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। मैत्री द्वार से जांच एजेंसियों का सभी ट्रकों पर नियंत्रण हो पाएगा। देश की आंतरिक सुरक्षा को भी पहले से अधिक पुख्ता करने में मदद मिलेगी। मैत्री द्वार आधुनिक सुविधाओं से लैस है। मैत्री द्वार यातायात उल्लंघनों की पहचान करने में भी मददगार होगा। दोनों देशों के बीच होने वाले ट्रकों की आवाजाही पर सटीक नजर रखी जा सकेगी। अनधिकृत वाहनों के प्रवेश को रोकने में आसानी होगी। गेट पर बैरियर से वाहनों के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ने प्रगति की है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी, इसका कंसेप्ट ही मोदी जी ने बदला। पहले इसको एक व्यापार का साधन मानते थे, अब समृद्धि और शांति का एक द्वार बनकर रहा है। हमारे पड़ोसी राष्ट्रों से हमें जोड़ने का काम कर रहा है। पेट्रापोल बेनापोल सीमा बांग्लादेश सीमा पर सबसे व्यस्त भूमि बंदरगाहों में से एक है क्योंकि दोनों देशों के बीच लगभग 70% व्यापार यहीं से होता है। यह गेट प्रतिदिन 600 से 700 ट्रकों के आवागमन को तेज और सरल बनाएगा।
भारत का भूमि बंदरगाह प्राधिकरण इस टर्मिनल और गेट का संचालन करेगा। इस परियोजना से न केवल भारत बांग्लादेश यात्रा अनुभव में सुधार आएगा, बल्कि इसे एशिया के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बंगाल से हो रहे अवैध घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा चिंता का विषय माना जा रहा है। राज्य में अवैध घुसपैठ के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। अमित शाह ने रविवार को बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब घुसपैठ पर रोक लगेगी। उन्होंने दावा किया कि 2026 में अगर भाजपा सत्ता में आती है तो अवैध घुसपैठ पर नियंत्रण लगाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राज्य में शांति तभी आ सकती है जब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा। अमित शाह ने राज्य से घुसपैठियों को बेदखल करने के लिए जनता से 2026 में सत्ता भाजपा के मजबूत हाथों में सौंपने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बंगाल के विकास के लिए राज्य प्रायोजित घुसपैठ को रोकना होगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं। और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब ये घुसपैठ रुक जाए। बंगाल के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी घुसपैठियां बड़ी समस्या है। सरकारें इनकी धरपकड़ की कार्रवाई करती हैं, लेकिन कई राज्यों में इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि समस्या रोज बरोज जटिल होती जा रही है। नवंबर 2016 में सरकार ने संसद को बताया कि देश में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं। इसमें से आधे यानी 1 करोड़ का ठिकाना पश्चिम बंगाल है। 10 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 1 करोड़ घुसपैठी हैं, यानी ये कुल आबादी में 10% हैं। इनमें से 10% घुसपैठी वोटर भी हैं और सरकार बनाने और बिगाड़ने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों को लेकर सभी सरकारों से सतर्क रहने पर जोर दिया है। Assam and Tripura, we are working very closely. We are detecting people. If Bengal government is also start detecting people, I think this will be a systematic effort. बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण कई राज्यों में डेमोग्राफी में भारी बदलाव की बात सामने आ रही है। झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि झारखंड के संथाल परगना में जनजातीय आबादी में 16% की कमी आई है। यह आबादी परगना में पहले 44% थी, लेकिन अब ये मात्र 28% रह गई है। जनजातीय आबादी के कम होने के पीछे 2 कारण बताए गए, पहला पलायन और दूसरा धर्मांतरण। वहीं याचिका में दावा किया गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जनसंख्या में बदलाव आ रहा है। अवैध घुसपैठ के कारण असम के कई इलाकों की जनसंख्या में भी बदलाव की बात सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। देश भर में भाजपा अपना सदस्यता अभियान चला रही है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के 1 करोड़ सदस्य बनाने का आह्वान किया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की। भाजपा इन दिनों देश भर में सदस्यता अभियान चला रही है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल से ममता के आतंक को मुक्त करना है। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए भाजपा की सरकार जरूरी है। नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार, कटमनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। भाजपा ने सदस्यता अभियान के लिए नए सिरे से 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। साल 2024 में भाजपा सदस्यता अभियान के तहत 10 करोड़ सदस्य बन चुके हैं।
पार्टी के पास पहले से 18 करोड़ सदस्य हैं। अमित शाह ने दावा किया कि साल 2026 में बंगाल में भारी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल को सोनार बंगला बनाया जाएगा। बंगाल के कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ एक बार फिर से सोनार बांग्ला बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा। और 26 का चुनाव आने वाले सभी समय के चुनाव, गए हुए सभी चुनावों में एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद संगठन के कील कांटे को दुरुस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से सदस्यता अभियान चला रही है। अभी पुराने सदस्यों को जोड़ने और नए सदस्य बनाने के लिए बीजेपी ने राज्य इकाई को टारगेट दे रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपको रूबरू करा दें। अभी ये खबर आ रही है, शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और 20 उम्मीदवारों की ये दूसरी सूची शिवसेना शिंदे गुट ने घोषित की है। दूसरी सूची में शिवसेना शिंदे गुट ने 20 उम्मीदवारों की घोषणा की है। आदित्य ठाकरे के खिलाफ वर्ली से मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़ेंगे। इस 20 सूची में वर्ली से मिलिंद देवड़ा का नाम है। संजय निरुपम को दिंडोशी से चुनाव लड़ाएगी शिवसेना। अंधेरी पूर्व सीट पर मुरजी पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी के साथ कुड़ाल से नीलेश राणे को टिकट मिला है। तो ये कुछ हैवीवेट उम्मीदवार हैं। पालघर से राजेंद्र गावित चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी की है और हम लगातार ये नाम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी की है। दूसरी सूची में 20 उम्मीदवारों की नामों की घोषणा की है। प्रमुख नामों की बात करें तो आदित्य ठाकरे के खिलाफ वर्ली से मिलिंद देवड़ा चुनाव लड़ेंगे। वहीं संजय निरुपम को दिंडोशी से चुनाव लड़ाया जाएगा। दिंडोशी से टिकट दिया है संजय निरुपम को शिवसेना ने। अंधेरी पूर्व सीट पर मुरजी पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। तो महाराष्ट्र में ये लगातार टिकटों का ऐलान जारी है। कुड़ाल से नीलेश राणे को टिकट दिया गया है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इसी के साथ, कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र के लिए 14 नामों की एक और सूची जारी की है। तो शिवसेना शिंदे गुट के अलावा कांग्रेस ने भी 14 नामों की एक और सूची जारी की है। कांग्रेस ने अंधेरी पश्चिम और औरंगाबाद पूर्व सीट पर प्रत्याशियों को बदल दिया है। सचिन सामंत की जगह अशोक जाधव को अंधेरी पश्चिम से टिकट मिला है। पंढरपुर से भगीरथ भालके को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने 14 नामों की एक और लिस्ट जारी की है। अमलनेर से अनिल शिंदे, उमरेड से संजय मेश्राम को टिकट दिया गया है। तो सचिन सामंत की जगह अंधेरी पश्चिम से अशोक जाधव को टिकट मिला है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए 14 नामों की एक और सूची जारी की है। इसमें 2 टिकटों को बदला भी है। अंधेरी पश्चिम और औरंगाबाद पूर्व सीट पर प्रत्याशियों को कांग्रेस ने बदल दिया है। सचिन सामंत की जगह अब अशोक जाधव को अंधेरी पश्चिम से टिकट दिया गया है। और हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए श्यामा मिश्रा हमारी संवाददाता मुंबई से जुड़ी हुई है। श्यामा, किस तरह से देखती हैं इन 20 नामों की लिस्ट? अगर हम बात करें सबसे पहले शिवसेना शिंदे गुट की, हैवीवेट उम्मीदवार इसमें दिख रहे हैं जी। महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लें तो अब लगभग मोटा मोटी सारे नाम सामने आ चुके हैं और उम्मीद यही की जा रही कि जल्द से जल्द जो बचे हुए नाम हैं उन्हें भी अनाउंस कर दिए जाएं। अगर आज की बात करें हम, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट है उनकी तरफ से आज ये दूसरी सूची जारी की है, जिसमें आप पहले बता चुके हैं जो हैवीवेट्स हैं। आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद देवड़ा को उतारा गया है। वर्ली का ये इलाका है, वर्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और पिछले साल की अगर बात करें हम, पिछले समय की अगर हम बात करें, जब 2019 का चुनाव हुआ था तो आदित्य ठाकरे को यहाँ पे पहली बार चुनाव में उतारा गया था। और इनके सामने मनसे की बात कर लें तो मनसे ने भी किसी कैंडिडेट को नहीं उतारा था, एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पर। और तब तक की बात करें तो शिवसेना एक थी, तो उनके सामने जो दूसरे कैंडिडेट थे वो भी कम तौर पे थे। लेकिन इस बार चुनाव का जो ये माहौल है काफी ज्यादा एक इंटेंस हो गया है, क्योंकि मिलिंद देवड़ा भी एक हैवी वेट हैं और अभी फिलहाल वो राज्यसभा के मेंबर हैं। वो उनको उतारा गया है एकनाथ शिंदे की ओर से। साथ ही मनसे ने भी
अपने कैंडिडेट संदीप देशपांडे को उतारा है। यानी कि ये ट्रायंगल वाली लड़ाई होगी। अगर अदर्स भी खड़े होते तो और भी बहुत रोचक चुनाव हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम संजय निरुपम की बात करें तो संजय निरुपम ने भी कांग्रेस से छलांग लगाई थी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में, उनको भी जगह दिया गया है। और अगर संजय निरुपम की बात करें तो उन्हें दिनदोशी का इलाका है जहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खड़े रहेंगे। इसके अलावा नीलेश राणे भी उन्होंने भी अभी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन किया है, उनका भी नाम इस लिस्ट में आया है, सेकंड लिस्ट में आया है और वो खड़े होंगे कुड़ाल में। ये इनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। नीलेश राणे, नारायण राणे, ये सारा जो एरिया है कोकण का, ये इनका काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और जिस तरीके से नारायण राणे केंद्रीय मंत्री हैं और जो पिता हैं नीलेश राणे के, वो लगातार इनके लिए प्रचार कर रहे हैं, नाम अनाउंस होने के पहले से प्रचार कर रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाए हैं उस एरिया में। कोकण पहले कैसा था, कोकण अब कैसा हुआ है, वो सारा प्रचार प्रसार पहले से ही शुरू है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर भावना गवली जो कि 5 टाइम मेंबर रह चुकी हैं लोकसभा की, उन्हें भी टिकट दिया गया है और ये रितोड़ से इन्हें जगह दिया गया है। और साथ ही और लोकसभा मेंबर की बात करें तो यहाँ पर राजेंद्र गावित को भी, पालघर का इलाका है, पालघर भी एक न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट है, वहां से जगह दिया है। तो कुल मिला के 20 कैंडिडेट्स का नाम इसमें दिया है, जिसमें मुंबई भी है, चेंबूर, अंधेरी पूर्व, विक्रोली, कल्याण पश्चिम, भिवंडी, ये सारे इलाके हैं जो मुंबई और MMR रीजन के आसपास आते हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की भी बात कर लें तो कांग्रेस में भी आपने बताया कि जिस तरीके से पहले जो 2 नाम थे उसे चेंज कर दिया गया है। तो अंधेरी पूर्व की बात कर लें हम, अंधेरी वेस्ट की बात कर लें हम, तो वहां पर अब पहले सचिन सावंत का नाम दिया गया था, लेकिन अब उसे बदलकर अशोक यादव को जगह दे दी गई है। साथ ही पहले जो मधुकर देशमुख थे औरंगाबाद ईस्ट से, उन्हें हटाकर अब दे दिया गया है जगह लहू शेवाले को। तो ये 2 जो नाम हैं वो बदले गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भी हम देख लें तो सभी जगहों को टच किया है कांग्रेस ने भी। पंढरपुर की बात कर लीजिए या सोलापुर की बात कर लीजिए, पुणे कैंटोनमेंट के भी एरिया का नाम उन्होंने जारी किया है, तो पुणे कैंटोनमेंट से उन्होंने रमेश भागवे को जगह दी है। इसके अलावा अगर हम उमरेड की बात करें या आरमोरी की बात करें, क्योंकि उमरेड एक SC रिजर्व्ड जगह है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और आरमोरी जो है वो SC रिजर्व जगह है। तो यहाँ पर भी उमरेड से इन्होंने संजय मेश्राम को उतारा है और आरमोरी से इन्होंने रामदास मसराम को उतारा है। तो ऐसे नाला सोपारा की बात कर लें तो नाला सोपारा भी आसपास का इलाका है, मुंबई से सटे हुए में, अंधेरी वेस्ट, ये सारा जो है मुंबई के आसपास का इलाका है। तो यहाँ पर भी एक ओवरऑल हम कह सकते हैं जो सभी जगहों की कॉन्स्टिट्यूएंसी के थोड़े कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेके इन्होंने एक कह सकते हैं हॉलिस्टिक वाला जो लिस्ट है वो जारी किया है। अब जिस तरीके से हमने शुरुआत में कहा था कि मोटा मोटी अब नाम आ चुके हैं और अब इंतजार यही रहेगा कि जल्द से जल्द सारे नाम अब अनाउंस हो जाए, ताकि नॉमिनेशन जो हो वो अब अपने पूरे चरम पे हो जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार हर दिन मुंबई में या महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में प्रचार प्रसार रैली करते हुए बड़े बड़े जो शक्ति प्रदर्शन के साथ में कैंडिडेट्स जा रहे हैं चुनाव के इलेक्शन के ऑफिस में और अपना नामांकन भर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों के पास पहुंचना, लोगों से कनेक्ट करना अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। चुनाव प्रचार की शुरुआत हो जाएगी। 2 कैंडिडेट्स के टिकट बदले हैं। टिकट बदलना बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। ज़रूर कुछ या तो गफलत होती है और या प्रत्याशियों पर जो जनता है उनका दबाव है। फिलहाल एक बात मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह से ऐलान किया गया है, इंडी गठबंधन में जो महाविकास अघाड़ी है उसमें मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अबू आजमी अपना एक जो एरिया है वो मांगते जा रहे थे और उन्हें बिल्कुल यहाँ पर वो जो MLA हैं वो नहीं हम कह सकते हैं कि जो एरिया मांग रहे हैं, प्रेफरेंस की एरिया मांग रहे हैं, और जो जितनी सीटें वो मांग रहे हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए हम अबू आजमी की भी अमूमन हम देखते हैं कि अबू आजमी जो भी मीडिया से बात करते हैं वो बहुत रोक टोक होकर बात करते हैं। तो उसके इस बार में भी उन्होंने एक बयान दी है कि जिस तरीके से बातचीत चल रही है MBO की तरफ से, जो मेंबर पार्टीज हैं वो नहीं देना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी को, सीट्स नहीं देना चाह रहे हैं, ऐसा बयान उन्होंने कहा है।
और फिर से उन्होंने कहा कि वो 5 सीट का डिमांड कर रहे हैं और 5 सीट जो एरियाज वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है और अगर वो अपनी कैंडिडेट उतारते हैं तो उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट वो करवा के दे सकते हैं एमवीए को, अगर वो साथ में गठबंधन में करते हैं या वो अपनी मेंबर्स को उतारते हैं, कैंडिडेट को उतारते हैं। और वो लगातार बात भी कर रहे हैं, शरद पवार से भी बात कर रहे हैं, बाकी मेंबर्स से भी बात कर रहे हैं, बट वो जिस तरीके से बातचीत चल रही है, लग नहीं रहा है कि कांग्रेस भी चाह रही है या एमपीए के दूसरे मेंबर्स भी चाह रहे हैं कि इतना बड़ा नंबर समाजवादी पार्टी को देते हैं। जी, निश्चित तौर पर तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलें होंगी महाविकास अघाड़ी के लिए, लेकिन फिलहाल अभी देखने की बात है कि क्या कुछ किस तरह से ये सेटलमेंट होता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए श्यामा। और बात करेंगे लोकसभा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र चुनाव तक इंडिया ब्लॉक और महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस से मुंहभंग के संकेत साफ होते जा रहे हैं। अभी हमने टिकटों की बात करी, किस तरह से 14 टिकटों की घोषणा की है महाविकास अघाड़ी की तरफ से कांग्रेस ने, और लेकिन इस बीच में अगर एमवीए के साथ में बात करें सहयोगी दलों की सीटों के टकराव के बीच अब उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव महाराष्ट्र चुनाव में सीटों के दावे कर रहे हैं और कांग्रेस की मुश्किलें इससे और बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान भी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को लेकर उसके सहयोगी दलों में धीरे धीरे उत्साह कम होता जा रहा है। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी भी महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के बाद अब पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी जता दिया कि उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तो वे अपना रास्ता अलग कर लेंगे। उन्होंने ताकीद की कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें, अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा या संगठन है जो पहले से काम करते आए। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए त्याग की कोई जगह नहीं है। दरअसल सपा नेता अबू आजमी ने महाविकास अघाड़ी से महाराष्ट्र में 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन 26 अक्टूबर को अबू आजमी की डिमांड वाली 5 में से 3 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर अपनी मंशा साफ कर दी। इस पर तिलमिलाए अबू आजमी ने साफ किया कि अगर 5 सीटें नहीं मिली तो वह पूरी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस अब मामले को शांत करने में जुटी हुई है। Secular parties together, but every party cannot be given so much of seats. So Samajwadi Party is also a part of the alliance. We will try to give them the seats which they deserve. कांग्रेस के लिए बीते दिनों में राजनीतिक माहौल कुछ उत्साहित करने वाला नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के हौसले जरूर बुलंदी पर थे, लेकिन हरियाणा में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के सहयोगी दलों को उस पर हावी होने का मौका मिल गया है। मुंबई से शिशिर शेलार के साथ दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात साइबर फ्रॉड की। देश में आजकल आम जनता साइबर फ्रॉड का आसानी से शिकार हो जा रही है और यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट या इसी तरह के अन्य साइबर अपराध के चंगुल में फंस जाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण का जिक्र करते हुए इसे अपनाने की अपील की। इसके साथ ही साइबर अपराधों से बचने और लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग करने को भी उन्होंने कहा। देश में संचार क्रांति और नई प्रौद्योगिकियों ने जहां जीवन को आसान करने का काम किया है, वहीं इससे नई चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही हैं। साइबर अपराध के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। आजकल लोग डिजिटल अरेस्ट का आसानी से शिकार हो जा रहे हैं। हर वर्ग और हर उम्र के लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। इस तरह के अपराध करने वाले लोग आपसे जुड़ी कई जानकारी रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से इस तरह के अपराध से बचने के लिए डिजिटल सुरक्षा के 3 चरणों का जिक्र किया। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें,
रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस तरह के साइबर अपराधों से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता। आप जागरूकता के लिए #SafeDigitalIndia का प्रयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल और कॉलेज के प्रबंधन से छात्रों को इस मुहिम में जोड़ने को कहा। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए इससे संबंधित जानकारी साझा करते हुए जनता को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने समाज के सभी तबकों से साइबर फ्रॉड से बचने की मुहिम में जुटने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और देश में एनिमेशन की दुनिया में काफ़ी तेज़ी से देश हमारा कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आने वाले समय में युवाओं को भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने की अपील की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए देश को नवाचार के क्षेत्र में ग्लोबल पावर हाउस बनाने का भी आग्रह किया। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काफी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के नए नारे के साथ नया भारत हर एक चुनौतियों का काफी मजबूती के साथ सामना कर रहा है। अब देश का नागरिक हर एक चुनौती को अवसर के रूप में देख रहा है और नवाचार कर नए मुकाम हासिल कर रहा है। एनिमेशन का क्षेत्र भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां नई तकनीक के जरिए देश काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 115वीं कड़ी में भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने की अपील की। आज हमारे युवा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट, जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है, वो तैयार कर रहे हैं। इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है। एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है। जैसे इन दिनों VR टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है। इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दें। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भरता हमारी केवल नीति ही नहीं है, ये हमारे जज्बे को दिखाता है। आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। आप सोचिए, एक जमाने में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। और एक बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। देश में आज हर गली मोहल्ले से नवाचार की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इनोवेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे भारत के कदम को लेकर युवाओं से सोशल मीडिया पर #आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ अपने पोस्ट साझा करने को कहा। साथ ही देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत को एक उत्सव के रूप में मनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के पाटिया में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के कन्वेंशन सेंटर में
KIIT स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी का उद्घाटन किया। इस दौरान KIIT और KIMS के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत ने ओम बिरला का स्वागत किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी भी मौजूद रहीं। KIIT स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी संयुक्त राष्ट्र सिस्टम स्टाफ कॉलेज और भारतीय विश्व मामलों की परिषद के सहयोग से शुरू की गई एक दूरदर्शी पहल है। इसका मकसद भारत में रिसर्च, लर्निंग, एडवोकेसी इन पब्लिक पॉलिसी को बढ़ावा देना है और भविष्य के नेताओं को तैयार करना है। KIIT स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के उद्घाटन समारोह के दौरान ओम बिरला ने कहा कि पब्लिक पॉलिसी किसी भी राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग होती है। उन्होंने समता मूलक समाज स्थापित करने के लिए एक बेहतर पब्लिक पॉलिसी पर जोर दिया। किसी भी देश को मजबूत बनाना है, उस देश के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करना है तो कानून पारदर्शी बने, लोगों के लोकहित में हो और कानून बनने के साथ साथ लोक नीति पब्लिक पॉलिसी एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी बने जिससे समाज के सभी लोगों को समान रूप से व्यापक अधिकार भी मिले, समानता भी हो, समता मूलक भी हो और हर व्यक्ति को न्यायपूर्ण वितरण हो। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।